नमस्कार साथियों, माँ हिंदी के साहित्यिक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 2 राहुल सांकृत्यायन कक्षा 9 के पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अध्याय 2 राहुल सांकृत्यायन का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है ल्हासा की ओर, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका जन्म 1893 में ननिहाल गांव पंधा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम ध्यान देंगे, केदार पांडे। मूल नाम क्या है? केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी अनेक भाषाओं के जानकार राहुल जी थे। ये शुरुआत में ये पंडित थे, लेकिन बाद में श्रीलंका जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और उसके बाद जैसे यात्रा इन्होंने की देश विदेशों की, तो वहाँ से इन्होंने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाओं को इन्होंने जान लिया था। उन्हें महापंडित कहा जाता है। इनका मूल नाम केदार पांडे था, लेकिन इन्हें महापंडित भी कहा जाता है। 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, इनके विशेष जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में हम मेरी जीवन यात्रा, वोल्गा से गंगा और घुमक्कड़ शास्त्र, इनको विशेष याद रखेंगे। मेरी जीवन यात्रा, वोल्गा से गंगा और घुमक्कड़ शास्त्र। बाकी दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, भागो नहीं दुनिया को बदलो और दिमागी गुलामी भी याद रखेंगे। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों में राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा व्रत लेखन में राहुल जी का स्थान अनंतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। अर्थात राहुल जी के अनुसार मंजिल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है यात्रा के दौरान आने वाली विभिन्न अनुभव, परेशानियां, आनंद, वो सभी उन्होंने उसी को ही उद्देश्य बता दिया है। मंजिल के स्थान पर, अर्थात हम यहाँ याद रख लेंगे, मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, अभी देखो वही बातें आ गई है, मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है।
इस अध्याय के बारे में हम थोड़ा जान लें। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। यह संकलित अंश कहाँ से लिया गया है? प्रथम तिब्बत यात्रा से। उनकी यात्रा वृत्तांत जो थे उनमें से प्रथम तिब्बत यात्रा से यह लिया गया है, और जो यात्रा उन्होंने सन 1930 में नेपाल के रास्ते से की थी उसका यहाँ वर्णन है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा किस प्रकार से की? एक भिखमंगे के छद्म वेश में, यानी एक भिखारी का वेश धारण करके यह यात्रा की। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। यदि यहाँ पूछ लिया जाए कि इस यात्रा वृत्तांत से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ ये नोट कर लेंगे। तो कुछ सवाल यहाँ बनते हैं कि एक तो यहाँ मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। दूसरा, उन्होंने यहाँ बताया कि यह जो अंश कहाँ से लिया गया है, अध्याय प्रथम तिब्बत यात्रा से कब की थी? 1929-30 में। किस रास्ते से? नेपाल के रास्ते से। और एक किस वेश में की थी? तो एक भिखमंगे के छद्म वेश में उन्होंने ये यात्रा की। और किस तरफ, जो ये अध्याय के अनुसार किस तरफ है ये रास्ता? तो ल्हासा की ओर दुर्गम रास्तों का वर्णन है। और किसकी जानकारी इस अध्याय में मिलती है? तो तिब्बती समाज के बारे में जानकारी इस अध्याय में मिलती है। आइए देखते हैं हमारा मूल अध्याय ल्हासा की ओर। अब इस अध्याय को पढ़ते समय हम राहुल जी के साथ साथ तिब्बत की यात्रा करेंगे और स्वयं यह अनुभव करेंगे कि हम उन रास्तों से गुजर रहे हैं। उन परेशानियों को स्वयं अनुभव करते हुए चलेंगे। यहाँ वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीकलिंगपोड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था, लेकिन जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तो लेखक यहाँ चाय पीने के लिए ठहरता है। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। अर्थात यहाँ पर कुप्रथाएं प्रचलित नहीं हैं। अर्थात यहाँ जाति पाति छुआछूत आदि का कोई सवाल नहीं है, और न ही औरतें पर्दा करती हैं। यहाँ तिब्बती समाज का वर्णन है। तो यहाँ हम इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लेंगे कि यहाँ वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, जिसे खोटी कहा गया है, में रख के आपको
दे देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो इस अध्याय में हम यह देख रहे हैं कि राहुल जी नेपाल से जब तिब्बत जाने के लिए रास्ते में चाय पीने के लिए रुकते हैं, तो वहाँ वो तिब्बती समाज का थोड़ा वर्णन करते हैं और उसके बाद आओ भगत जो एज ए मेहमान की आओ भगत की बातें यहाँ करते हैं कि भाई चाय लेकर के आते हैं, और जब चाय बनाने के लिए उनको दी जाती है तो किस प्रकार का जो घटनाक्रम होता है कि आप कैसे चाय वहाँ बनवा सकते हैं, तो उस चीज़ का यहाँ जिक्र है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब हम। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। एक व्यक्ति राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति इनके जो मित्र यहाँ इस यात्रा के दौरान बन जाते हैं, और जो थोड़ला स्थान जहाँ ये पहुँचना चाहते हैं लेखक, उससे थोड़ा पहले उसका आखिरी गांव है। और यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे, और भिकमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। अर्थात भिकमंगों को चोरी के डर से कोई भी अपने घर के में नहीं रखना चाहता है, किंतु सुमति की जान पहचान के कारण लेखक को यहाँ भिकमंगे होते हुए भी एक अच्छी जगह मिल जाती है। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट डाढ़ा थोड़ला पार करना था। डाढ़ा का अर्थ है यहाँ ऊंचा स्थान, ऊंचा पर्वतीय स्थान डाढ़ा, और जगह का नाम है थोड़ला। डाढ़ा थोड़ला डाढ़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। अर्थात रास्ते में काफ़ी खतरे यहाँ लेखक को महसूस होते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। यहाँ लोग पिस्तौल बंदूक क्यों लिए फिरते हैं? क्योंकि निर्जन स्थान है और हथियार रखने का कोई कानून यहाँ नहीं है। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। अर्थात यदि उसकी चोरी पकड़ी जाती है, क्योंकि वह बाद में इसकी जानकारी दे सकता है। आगे देखते हैं। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची अर्थात दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ से लडकोट तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे।
दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाढ़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाढ़े के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाढ़े की तरफ के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विक्सोतो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। डॉन क्विक्सोतो एक स्पेनिश उपन्यासकार थे, उनके बारे में कह रहा है। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। यहाँ लेखक इतना लेट क्यों हो गया, इसका एक कारण है कि उनका घोड़ा जो है बहुत धीरे चल रहा था, और दूसरा कारण है कि वो मील 1.5 मील दूसरे रास्ते पर भटक गए थे। लेकिन जब वापस आते हैं तो मील भर गांव से मील भर पहले उन्हें उनके मित्र सुमति इंतजार करते हुए मिलते हैं। देखिए, मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे अर्थात गोबर के उपले जिनसे आग जलाकर वो बैठे हुए थे। मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। यानी रहने की और खाने की राहुल जी की अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ हो गई हैं। आगे देखते हैं। अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती। उसी पहाड़ी का नाम है तिडरी समाधि गिरी। उस पहाड़ी का क्या नाम है? तिडरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बनवा लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गुंडे गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। यहाँ यह बताया गया कि बोध गया से जो कपड़ा आया था उस कपड़े के गंडे अर्थात जो मंत्र बोल करके गांठ लगा करके कपड़ा दिया जाता है, वह उनको वितरित करने का काम यहाँ ये कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि चाहे जितने गंडे बांट दो मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुँच कर रुपये दे दूंगा। और वह ये सारा कार्य किसके लिए कर रहे थे?
तो वो रुपए के लिए कर रहे थे। तो राहुल जी ने कहा कि मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा, तुम इन्हीं इन्हीं गाँव में इनको बांट दो। सुमिति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिडरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों अर्थात विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है और उसके लिए मजूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई बौद्ध भिक्षु भेजा जाता, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे भिक्षु शेखर की खेती के मुखिया कौन थे? नमसे। बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत ही प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। एक चीज यहाँ देखिए कि यहाँ एक आए हैं, शेखर खेती के मुखिया कौन है? भिक्षु नमसे। और 2 बजे की धूप का यहाँ जिक्र है। 2 बजे सूरज, सामने से गर्मी है, पीछे है बिल्कुल सर्दी लग हो रही है, कंधा बर्फ हो रहा है उनका। अब हम चलते हैं आगे। मेरा आसन भी वहीं लगा। एक बड़े मोटे कागज पर अक्षरों में लिखी हुई थी एक एक पोथी। 15-15 कंजूर की पोथियां यहाँ उन्हें मिल गई थी। अर्थात राहुल जी का जो ये घुमक्कड़ शास्त्र है, ये जो घूमने का इनका अंदाज है, ये क्यों घूमा करते थे, इनके पीछे उनके कई उद्देश्य थे। तिब्बत की यात्रा तो विशेष तौर पर उन्होंने इसलिए की थी कि बौद्ध धर्म से संबंधित या साहित्य से संबंधित कुछ ग्रंथ जो उन्हें वहाँ मिल सकें, उनकी तलाश में वो जाया करते थे। काफ़ी बौद्ध मठों में उन्होंने रुक करके सारी चीज़ें देखी हैं। एक बड़े मोटे कागज वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। अब राहुल जी पुस्तकों में खो चुके थे, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैं समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिडरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर के चल पड़े। यह एक छोटा सा अंश उन राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से हमने पढ़ा। इसमें काफ़ी चीज़ें हमने सीखने को मिली कि तिब्बत में उस समय कैसा समाज था, जाति पाति पर्दा प्रथा कुछ नहीं था। रास्ते में वहाँ क्या सामना करना पड़ता है दिक्कतों का, कि वहाँ निर्जन स्थान है, डाकुओं का, चोर लुटेरों का काफ़ी उन्हें भय बना रहता है। और भिखमंगों की तो वहाँ दयनीय स्थिति है, क्योंकि उन्हें घर में भी घुसने नहीं दिया जाता, चोर समझा जाता है उन्हें वहाँ। और यहाँ जागीरदारों में भूमि बटी हुई है। एक चीज़ जहाँ जो तिब्बत में देखने को मिलती है वह यह है कि यहाँ के जो विरासत है वह एक पुत्र पर ही निर्भर है, अर्थात यहाँ परिवार विभाजन की स्थिति नहीं बनती है। तो कैसा लगा आपको यह अध्याय, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस अध्याय को पढ़ने के बाद क्षितिज के प्रश्न उत्तरों को अवश्य देखें कि कौन से प्रश्न हम कर पा रहे हैं और किन प्रश्नों में हमें कठिनाई हो रही है। जिन प्रश्नों को हल करने में कठिनाई होती है, कमेंट बॉक्स में उनको ज़रूर लिखें। धन्यवाद साथियों।